नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बुलेटिन की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दिया जवाब। किसानों से की आंदोलन समाप्त करने की अपील। एमएसपी जारी रहने का दिया भरोसा, कहा एमएसपी था, है और रहेगा। सदन के माध्यम से किसानों को बातचीत का निमंत्रण। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली से संबंधित पूछे गए सवाल पर दिया जवाब। कहा हरियाणा ने जहां प्रदूषण कम करने में कमी की है, वहीं पंजाब ने प्रदूषण बढ़ाने का किया है काम। प्रधानमंत्री फसल बीमा का बजट आवंटन 2021-2022 के लिए 16,000 करोड़ का किया गया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 305 करोड़ रुपए की बजटीय वृद्धि। फसल नुकसान पर देश भर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ग्वालियर व्यापार मेले की 15 फरवरी से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापार मेले की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अभिनंदन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि बुजुर्ग लोग वहां बैठे हैं, ये ठीक नहीं है, आप उनको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। पीएम मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से सीधे किसानों के खाते में मदद पहुंच रही है। 10 करोड़ ऐसे किसान परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सीधे किसान के खाते में, और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया। और अगर बंगाल में राजनीति आड़े न आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता। और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान, उनके पास गया है। प्रधानमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड का भी जिक्र किया। छोटा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही कुछ तो राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे, और उनके कोई न कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहां भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके।
और 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों तक ये किसान क्रेडिट का काम पहुंच चुका है और बाकी भी राज्यों से आग्रह कर रहे हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें और राज्यों की मदद जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा ये काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कई विकास योजनाओं की सौगात राज्य को दी। स्वास्थ्य और राजमार्गों के निर्माण की परियोजनाएं असम को मिली तो वहीं पीएम मोदी ने चाय बागान के लोगों के लिए भी सामाजिक आर्थिक विकास की रूपरेखा पेश की। पीएम मोदी ने देश के खिलाफ साजिश करने वालों को भी जमकर घेरा। असम के लोगों का स्नेह और आपका प्रेम इतना गहरा है कि वो मुझे बार बार असम ले आता है। इतने दीप आप लोगों ने प्रज्वलित किए, इस अपनेपन के लिए मैं असम की जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं। असम के ढेकियाजुली सोनितपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विकास की रफ्तार में इजाफा करते हुए 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 2 और मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिलान्यास किया। राज्य में अभी कुल 7 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं और केंद्र के सहयोग से 6 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा विश्वनाथ और चराईदेव में 2 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का भी शुभारंभ हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज 500 बिस्तरों वाले होंगे, साथ ही इनमें 100 MBBS की सीटें भी उपलब्ध होंगी। 2016 तक असम में कुल MBBS सीट्स करीब 750 ही थी। ये नए मेडिकल कॉलेज जैसे ही शुरू होंगे, असम को हर साल 1600 नए MBBS डॉक्टर्स मिलने लगेंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने तकनीक और चिकित्सा की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराए जाने की वकालत की और आने वाले वर्षों में इसे शुरू करने का भी संकल्प जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रधानमंत्री ने राज्य में यातायात को सुगम बनाने वाली परियोजना असोम माला का भी शुभारंभ किया। ये परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साल 2018-2019 में शुरू की गई थी, जिसके तहत राज्य राजमार्गों और जिले के सड़कों का निर्माण और रखरखाव शामिल है। अब ये परियोजना 550 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू की गई है। अगले 15 सालों में असम में चौड़े हाईवे का जाल हो, यहाँ के सभी गांव मुख्य सड़कों से जुड़े, यहाँ की सड़कें देश के बड़े शहरों तक आधुनिक हो। असम माला प्रोजेक्ट आपके सपनों को पूरा करेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने असम के चाय बागानों के मजदूरों की प्रगति को राज्य के विकास का बड़ा कारण भी करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है और इस बार के केंद्रीय बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ढेकियाजुली में प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के जाल और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योग और रोजगार के बढ़ते अवसरों को लोगों के सामने रखा, तो वहीं विकास की रफ्तार में रोड़े अटकाने वाले लोगों को भी करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री का एक और असम दौरा यहाँ के लोगों में उत्साह का एक संचार करता है। यहाँ के जो विकास के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, वो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए आने वाले दिन में एक मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं अभिषेक झा, टीडी न्यूज के लिए तेजपुर से। किसान आंदोलन के बहाने देश की छवि खराब करने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे हैं। पीएम मोदी ने देश को अस्थिर करने वालों के खिलाफ राजनीतिक दलों की चुप्पी पर भी निशाना साधा है। सोशल मीडिया के माध्यम से देश के खिलाफ चले अभियान पर सरकार और पुलिस दोनों ही सख्त हैं और पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही है।
किसानों के आंदोलन में विदेशी साजिश का खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार और पुलिस दोनों ही सतर्क हैं और सोशल मीडिया की विशेष निगरानी हो रही है। कुछ विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट से कुछ ऐसे दस्तावेज भी सामने आए थे जिनसे साजिश का पर्दाफाश हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साजिश पर जोरदार हमला बोला है। रविवार को असम और पश्चिम बंगाल की रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें खुल रही है। अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है, कैसे भारत की छवि को बिगाड़ना है। साजिश करने वालों की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि भारत को बदनाम करने के लिए वो चाय से जुड़ी भारत की पहचान पर हमला करने की बात कर रहे हैं। टी वर्कर्स की कड़ी मेहनत पर हमला करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में कुछ राजनीतिक दलों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। भारत के खिलाफ इन षड्यंत्रों पर, इन साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है क्या? अनेक ऐसे हैं जिन्होंने देश के लोगों ने दशकों तक सेवा का मौका दिया, वो भी या तो चुप है या इन षड्यंत्रों का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन षड्यंत्रकारियों को आगाह किया कि देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों से मैं कहना चाहता हूं, देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। गौरतलब है कि एक विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट में एक टूल किट दस्तावेज था जिसमें भारत की योग, चाय और विश्व गुरु वाली छवि को नुकसान पहुंचाने की बात की गई थी। हालांकि बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ ट्वीट के मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। जिन सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन पर टिप्पणी की थी उन पर विदेश मंत्रालय ने भी सख्ती दिखाई है और उन्हें बिना पूरे तथ्य जाने टिप्पणी न करने की नसीहत दी थी। डीडी न्यूज। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा कि हरियाणा ने जहां प्रदूषण कम करने में प्रदूषण कम किया है, वहीं पंजाब ने प्रदूषण बढ़ाने का काम किया है। पराली के कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 60 डेज ये प्रॉब्लम हर साल दिखाई देता है और ये पराली जलाने से जो सारी प्रदूषण पैदा होता है वो विंड का भी डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो ईस्टवर्ड होता है और वो दिल्ली के तरफ आता है। दिल्ली की सिचुएशन ट्रफ जैसी है और इसलिए यहाँ जम जाता है और इसलिए एक स्मॉग का अनुभव हम करते हैं। इसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के 40,000 मशीन दिए हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि हरियाणा ने इस साल 25% कम किया पराली का जलना और वो प्रदूषण का हिस्सा कम हुआ। लेकिन पंजाब में इस बार 25% बढ़ गया। 50,000 था इंसिडेंसेस, वो इस बार 75,000 हो गए हैं। तो ये एक चिंता का निश्चित विषय है। पर्यावरण मंत्री ने शहरों में कूड़े की डंपिंग साइट की समस्या पर कहा कि सरकार बायो माइनिंग और बायो रेमेडिएशन के जरिए इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही है। Legacy waste, there are dump sites, there is huge hills-like situation in many cities. And now we have started with biomining and bioremediation, where you introduce biological process through which the one part of the waste gets decomposed. And with biomining, you
dug out all the waste, and we have seen it can be segregated thereafter, and so there will be very less bio mass remained at the website, at the dump site. ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापार मेले की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश के कई मंत्री मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में विभिन्न विकास परियोजनाओं, स्मार्ट बस सेवा और दीनदयाल रसोई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि मेले की आधारभूत संरचना साल में एक बार ही इस्तेमाल होती है, जबकि इसका इस्तेमाल और अधिक होना चाहिए। इससे व्यावसायिक और वाणिज्यिक लाभ मिलता है। स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के प्रगति मैदान को छोड़कर जो भी वो बहुत बाद में बना, उससे अनेक वर्षों पहले ये ग्वालियर मेला स्थल ही ऐसा है जिसमें मेले की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ मेले के समय उपयोग होता है, लेकिन यह मेला विस्तारित हो और इस मेले के स्थान का 12 महीने में लगभग कम से कम 8 महीने निरंतर किसी न किसी काम के लिए उपयोग किया जाता रहे। इस दृष्टि से अगर सरकार कोई योजना बनाएगी तो व्यापार की दृष्टि से भी फायदा होगा और मेले को भी विस्तारित करने की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देने में हम सफल हो पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2021-2022 में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सहूलियतें दी गई हैं। महिलाओं के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज गवर्निंग बॉडी चेयरमैन डॉक्टर रजनी नागपाल ने कहा कि बजट में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ कनेक्शन देना और पोषण 2 अभियान चलाने जैसे कई काम किए गए हैं, जो महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा कदम लग रहा है। वो इस दृष्टि से खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो लो मिडिल क्लास हैं, लो मिडिल क्लास महिलाओं के लिए जो 3 मुद्दे अभी आपने गिनाए, वास्तव में वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्योंकि हम कोविड की जो महामारी से अभी निकल रहे हैं, उसके चंगुल से छूटना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा हेल्थ को लेके महिलाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही नाकाफ़ी है। तो उस पर अगर फोकस होता है तो महिलाओं को बहुत लाभ होगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस दिशा में उपेक्षित हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। बाकी जो उज्ज्वला कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा और ये पोषण 2 के तहत भी जो किट जारी होगी, ये बहुत अच्छे कदम है। बजट में महिला हितैषी प्रावधानों पर मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर मीता उज्जैन ने कहा कि सरकार ने कोविड के दौर में जिस तरह का बजट दिया है वही काबिले तारीफ है। बजट में न केवल महिलाओं के लिए कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी संस्थागत विकास के साथ धुएं से निजात दिलाने के लिए गैस के कनेक्शन देना व पोषण अभियान को आगे बढ़ाने जैसे अन्य तरह के कई प्रावधान कर वित्त मंत्री ने महिलाओं को सौगात देने का काम किया है। यूनियन बजट 2021 देखें तो 6.8% इजाफा तो हुआ है बजट में, जो खासतौर पे हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर, जो जेंडर बजट जो कहिए तो कहा गया कि ओवरऑल अब इस सेक्टर को अच्छी तरह से देखें तो 6.8% का बढ़ावा मिला है। एक बात बहुत गौर करने की, अगर आप ध्यान दें कि हेल्थ सेक्टर में खासतौर पे इस तरह को अलग तरीके से डील करने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि बार बार ये जैसे कितनी भी सरकारें आईं, सारी सरकारों ने ये कहा कि ठीक है, मतलब सभी ने हेल्थ सेक्टर होता था, लेकिन हेल्थ को पहली बार एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, एक अलग तरह से उसको बजट में डाला जा रहा है। खासतौर पे आप ध्यान देंगे आशा वर्कर, जो आज तक जो आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है या जो गांव में रूरल जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उसमें आशा की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है, तो अब उसको लिप्रेसी कैंपेन के साथ भी जोड़ा गया, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। तो उसके साथ योजनाएं बहुत अच्छी बनी हैं, अगर आप देखिए तो उसको बहुत डिसेंट्रलाइज किया गया है, जो कि भारत जैसे देश की सबसे बड़ी नीड है आज के समय में। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में जल संरक्षण को लेकर प्रयास तेज हुए हैं। जिले में चाल, खाल और कुएं, तालाबों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। मकसद है कि जिले के प्राकृतिक जल संसाधनों को जीवित किया जाए।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में जल संरक्षण के लिए निर्धारित 35 पेयजल योजनाओं के संवर्धन और पुनरुद्धार के लिए जल निगम, जल संस्थान और स्वजल परियोजना काम कर रही है। लक्ष्य के अनुसार जल निगम 12, जल संस्थान 20 और स्वजल 3 योजनाओं पर काम कर संदेश दे रही है कि जल संरक्षण न केवल वर्तमान दौर के लिए आवश्यक है बल्कि सुनहरे भविष्य के लिए भी अति आवश्यक है। वर्षा काल में सबको मिलकर वर्षा के जल का संरक्षण करना होगा ताकि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो सके। जल संरक्षण अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 15 ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों की सफाई के लिए 70 स्रोतों की मैपिंग कर चाल खाल बनाने के साथ ही पौधारोपण भी किया गया। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे विभाग द्वारा कई काम किए जा रहे हैं, जिनमें से मुख्यतः चाल खाल बनाने का है। हमारा लक्ष्य इस साल का 15 चाल खाल बनाने का था। हमने इसके अगेंस्ट 20 चाल खाल बनाए हैं और 1025 KL पानी लगभग उसमें बचता है। इसके अलावा कुछ जहां हमारी अपनी जगह है उनमें भी हमने कुछ पौधारोपण किया है। बागेश्वर में वृक्ष पुरुष के नाम से प्रसिद्ध किशन मरडला ने 28 सालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सैकड़ों सूख रहे नालों धारों के आसपास चौड़ी पत्तियों के पौधों का वृहत वृक्षारोपण कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया है। किशन मलड़ा ने अपना जीवन प्रकृति को ही समर्पित कर दिया। प्रकृति के प्रति उनके समर्पण के चलते उन्हें हर कोई अब वृक्ष प्रेमी के नाम से ही जानता है। 5 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके किशन मरडला की लगन को देख राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें वृक्ष पुरुष के नाम से नवाजा है। जल का संरक्षण होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें इसके प्रचार प्रसार के साथ ही लोगों को पेड़ पौधे अधिक से अधिक संयुक्त रूप से लगाने के लिए जागरूक करना पड़ेगा और अपनी स्वयं की भरपाई इस प्रकार से हो कि हम जितना अधिक चाहें पेड़ लगा सकें और नहीं भी अगर पेड़ हमसे लगते हैं तो किसी न किसी रूप से जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनका संरक्षण जरूरी अपने हृदय से करें। प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के चलते उन्हें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, स्पर्शगंगा बोर्ड समेत दर्जनों पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। वृक्ष पुरुष के मित्र रमेश पर्वतीय का कहना है कि जल संरक्षण के लिए चौड़ी पत्ती वाले पौधे, उतीस, बांज, तिमिल, खरसू, रिंगाल के वन विकसित करने से जल संकट की समस्या से काफी हद तक निदान मिल सकता है। जो हमारे नदी नाले हैं इनमें साफ सुथरा रखना, जगह जगह पर वृक्षारोपण करना, हम लोगों को ये सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं बार बार कि पानी आप अनावश्यक न बहाएं या नलों का उपयोग जो आप करते हैं उसको समय से बंद कर दें, पानी गिरे न, उतना ही पानी गिराएं जितने आवश्यकता हो। गौरतलब है कि धरती का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन इसमें से ज्यादातर हिस्सा इतना खारा है कि उसे काम में नहीं लिया जा सकता। मात्र 2.5% ही पीने का पानी है और उसका भी 2/3 हिस्सा सिर्फ बर्फ के रूप में पहाड़ों और झीलों में जमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, देहरादून। और आइए बुलेटिन के अंत में एक नज़र फिर से डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा का बजट आवंटन 2021-2022 के लिए 16,000 करोड़ रुपए का किया गया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 305 करोड़ रुपए की बजटीय वृद्धि। फसल नुकसान पर देश भर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ग्वालियर व्यापार मेले की 15 फरवरी से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापार मेले की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में हो रही है पपीते की खेती। किसान पपीते की खेती करके उठा रहे हैं अधिक लाभ। फतेहपुर के किसान सह फसली करके भी बढ़ा रहे हैं अपनी आमदनी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा, गोवा पूरे देश में मत्स्य पालन का हब बनने की रखता है ताकत। कहा मुख्यमंत्री और मंत्री से 400 करोड़ रुपए के निवेश पर की चर्चा। 41.47 करोड़ की पहले ही दे दी गई है मंजूरी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।